1 जुलाई 2018 दिल्ली का बुराड़ी इलाका। सुबह सुबह एक पड़ोसी ने देखा कि चुंडावत परिवार के घर का दरवाजा खुला है। वो अंदर गए और जो देखा वो होश उड़ाने वाला था। हाँ बिल्कुल। घर के अंदर परिवार के 11 लोग मृत पाए गए। 11 लोग, और वो भी 10 लोग तो छत से लटके हुए थे, आंखों पर पट्टी, हाथ पैर बंधे हुए। जी, और जो घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं, नारायणी देवी 80 साल की, वो दूसरे कमरे में मृत मिली। तो पहला सवाल तो यही उठा कि भाई ये है क्या? सुसाइड है, मर्डर है, या कोई रिचुअल, कोई भयानक अनुष्ठान? बिल्कुल यही सवाल था, और आज हम इसी केस की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो एनालिसिस हुए हैं, उनके आधार पर। हाँ, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि सबूत क्या मिले, साइकोलॉजी क्या कहती है, और पुलिस आखिर किस नतीजे पर पहुंची। सही। तो देखिए, घटनास्थल वो अपने आप में बहुत अजीब था। अजीब से भी ज्यादा डरावना कह सकते हैं। हाँ, मतलब एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां, 11 लोग, उनमें बच्चे भी थे, और 10 लोग एक साथ लटके हुए थे। छत की ग्रिल से दुपट्टे और तार इस्तेमाल किए गए थे। और बड़े करीने से, मतलब जैसे कोई प्लानिंग हो। सबकी आंखों पर पट्टी, मुंह पर कपड़ा, हाथ पैर बंधे हुए। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि घर में कहीं कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे, कोई स्ट्रगल का साइन नहीं। तो मतलब बाहर से कोई आया ऐसा नहीं लग रहा था। नहीं, शुरुआती जांच में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन घर के अंदर से जो मिला उसने केस को एक, कह सकते हैं, एक अलग ही मोड़ दे दिया। क्या मिला ऐसा? पुलिस को घर में ही पूजा वाली जगह के पास से 11 डायरियां मिली। 11 डायरियां? हाँ, 11। और ये कोई मामूली डायरियां नहीं थी, ये पिछले, आप सोचिए, करीब 11 साल से लिखी जा रही थी। 11 साल से? बाप रे! और क्या था इन डायरियों में, कुछ खास? बहुत खास। इन डायरियों में कथित तौर पे ऐसा माना गया कि परिवार के जो मुखिया थे, भोपाल सिंह, जिनकी मौत हो चुकी थी, उनकी आत्मा छोटे बेटे ललित के जरिए बात करती थी और निर्देश देती थी। आत्मा निर्देश दे रही थी डायरी में? हाँ, ऐसा दावा किया गया। और निर्देश बहुत डिटेल्ड थे, मतलब चौंकाने वाले। कैसे हाथ पैर बांधने हैं, आंखों पर पट्टी कैसे लगानी है, मुंह कैसे बंद करना है, यहाँ तक कि कानों में रुई डालनी है। अरे बाप रे! और 3-3 के ग्रुप में कैसे लटकना है, ये सब लिखा था। और जो शव मिले वो बिल्कुल वैसे ही थे। हूबहू वैसा ही। बिल्कुल। नारायणी देवी, जो बुजुर्ग थीं, चल फिर नहीं सकती थीं, उनके लिए लिखा था कि वो दूसरे कमरे में लेटेंगी, और वो वहीं मिली। ये तो विश्वास करना मुश्किल है कि पूरा परिवार ऐसे निर्देश मान रहा था। तो फिर यहाँ साइकोलॉजी का एंगल आता है। बिल्कुल, बहुत अहम। दिल्ली पुलिस और CFSL, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, उन्होंने इसे साझा मनोविकृति कहा, मतलब फोलिया फ्लूजिए। साझा मनोविकृति, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब किसी एक व्यक्ति को कोई भ्रम या कोई ऐसी मानसिक स्थिति हो, जैसे इस केस में ललित को लगता था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात कर रही है, तो उसके करीबी लोग भी उस भ्रम को सच मानने लगते हैं। एक तरह का शेयर डिल्यूजन। अच्छा, मतलब एक का भ्रम सब पर हावी हो गया। मोटे तौर पे हाँ। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि क्या ये एक सीधी साधी परिभाषा इतने बड़े ग्रुप पर लागू होती है, ये इसमें ग्रुप प्रेशर और गहरी आस्था का ज्यादा जटिल रोल था। पर क्या परिवार वाकई मरना चाहता था, या उन्हें लग रहा था कि कुछ और होगा? यही सबसे हैरान करने वाली बात है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की गई, मतलब मौत के बाद व्यक्ति की मानसिक स्थिति का विश्लेषण, डायरी, व्यवहार वगैरह से। हाँ। उससे यही संकेत मिले कि परिवार का कोई भी सदस्य मरना नहीं चाहता था। मरना नहीं चाहता था? फिर ये सब क्यों? वो इसे एक क्रिया समझ रहे थे, एक अनुष्ठान। उन्हें यकीन था शायद कि जैसे ही वो ये वट तपस्या जैसी क्रिया पूरी करेंगे, लटकेंगे, कोई दैवीय शक्ति आएगी और उन्हें बचा लेगी। हाँ, और वो और ज्यादा शक्तिशाली होकर, ज्यादा समृद्धि के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। ऐसा उनका विश्वास था, जैसा डायरियों से पता चलता है। तो ये एक भ्रम था जिसे सब सच मान बैठे थे। इसके अलावा और क्या सबूत मिले जो इसी तरफ इशारा कर रहे थे? हाँ, कई चीजें थीं। जैसे हैंड राइटिंग एनालिसिस हुआ। पता चला डायरी के कुछ हिस्से ललित के कहने पर परिवार की ही पढ़ी लिखी लड़कियां प्रियंका और नीतू लिखती थी। अच्छा। फिर घटना वाली रात परिवार के सभी 11 मोबाइल फोन वो साइलेंट मोड पर करके एक पॉलिथीन में बांधकर पूजा वाली जगह पर रखे मिले, जैसे किसी तैयारी का हिस्सा हो। और सबसे अहम, घर के बाहर जो CCTV कैमरे लगे थे, उनकी फुटेज में उस रात या सुबह कोई भी बाहरी आदमी घर में आता जाता नहीं दिखा। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं।
तो ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा था कि जो भी हुआ वो घर के अंदर ही हुआ, परिवार के सदस्यों के बीच। तो फिर इतने सारे सबूतों के बाद पुलिस का फाइनल फैसला क्या रहा? केस बंद हुआ? हाँ, अक्टूबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने केस आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया। उनका निष्कर्ष यही था कि इसमें कोई बाहरी साजिश नहीं थी, कोई तांत्रिक वगैरह का हाथ नहीं था। तो फिर क्या माना गया? इसे एक अनुष्ठानिक समझौते के तहत की गई आत्महत्या माना गया। मतलब परिवार ने सहमति से यह किया, जो दुखद रूप से गलत हो गया। और एक्सपर्ट्स ने ललित की मानसिक स्थिति और परिवार के डायनामिक्स पे भी कुछ कहा? जी, एक्सपर्ट्स ने ललित के पिता की मौत के बाद चुप हो जाना और फिर आवाज लौटने वाली बात पर ध्यान दिया, जिसे उसने पिता की आवाज मान लिया था। और परिवार के अंदर का माहौल ऐसा बन गया था कि शायद किसी के लिए ललित की बातों पर सवाल उठाना या उससे असहमत होना वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन हो गया था। ऐसी घटनाएं क्या पहले भी हुई हैं दुनिया में? मतलब इस तरह का मास बिलीफ? हाँ, दुखद रूप से हुई हैं। समाजशास्त्री इसकी तुलना कई बार जोन्सटाउन या हेवंस गेट जैसी घटनाओं से करते हैं, जहां एक लीडर के प्रभाव में या साझा भ्रम के चलते बहुत सारे लोगों ने एक साथ जान दे दी। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये दिखाता है कि कैसे कुछ खास हालात में ग्रुप थिंकिंग जो है वो इंडिविजुअल लॉजिक पर हावी हो जाती है। और इस केस ने मीडिया का ध्यान भी बहुत खींचा था ना? वो नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, हाउस ऑफ सीक्रेट्स। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कवरेज मिली थी। और वो डॉक्यूमेंट्री आने के बाद तो फिर से ये मामला चर्चा में आ गया था। दिखाता है कि लोगों में ऐसे रहस्यमयी मामलों को लेकर कितनी जिज्ञासा होती है। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक दुखद कहानी है, एक साझा भ्रम की, डायरियों में मिले डिटेल्ड निर्देशों की, और शायद आखिर तक जीवित बच जाने के एक झूठे विश्वास की। ये वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर ये जो आस्था होती है और अंधविश्वास, या विश्वास और भ्रम, इनके बीच की वो बारीक सी लकीर कहाँ होती है? बीबी रिश्तों में, परिवार में, कि एक सामूहिक विश्वास जो है वो आपके अपने तर्क पर, आपकी अपनी समझ पर इतना हावी हो जाए, ये सवाल शायद हमेशा रहेगा।